गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। आज का हमारा टॉपिक्स होगा अकबर की राजपूत नीति। अकबर की राजपूत नीति समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अकबर के प्रशासन तंत्र और अकबर के साम्राज्य विस्तार और साथ ही साथ जो आप अकबर काल में हिंदू मुस्लिम में समन्वय देखते हैं, इसमें अकबर की राजपूत नीति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यह हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस प्रकार से अकबर की राजपूत नीति ने अकबर के काल में वाणिज्य व्यापार शांति व्यवस्था कायम करने में योगदान दिया। तो अकबर की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, वाणिज्य व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, सब में अकबर की राजपूत नीति की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हम उसको बहुत सरल शब्दों में समझ पाएंगे और यह टॉपिक्स जो है मेंस के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो चलिए हम लोग अकबर की राजपूत नीति को आसानी से समझने का प्रयत्न करें। और जैसा आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ें जो उत्पन्न होती है, घटित होती है, उसके लिए एक कारण होता है। अकबर की राजपूत नीति का भी कुछ कारण था। उस कारण को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे अकबर की राजपूत नीति क्या थी और उसके बाद हम लोग समझेंगे राजपूत नीति के प्रभाव क्या हुए। तो बहुत ही क्रिस्टल हो जाएगा, बहुत ही चंद मिनटों में। आशा करते हैं आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे और इसका आनंद भी उठाएंगे और तथ्यों को समझेंगे भी। चलिए सबसे पहले हम कारण देखेंगे। राजपूतों की गौरवशाली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अकबर यह समझ चुका था, सल्तनत काल के इतिहास को देख करके या राजपूतों की पुरानी कथा को देख करके, कहानियों को देख करके समझ चुका था कि राजपूत लोग बहुत ही गौरवशाली अभिमानी लोग होते हैं, लेकिन वे स्वामी भक्त भी होते हैं, अनुशासित भी होते हैं। इसलिए अकबर को ऐसा महसूस हुआ कि राजपूतों के साथ यदि संबंध अच्छा हो तो साम्राज्य का विस्तार के साथ साथ साम्राज्य में अस्थायित्व भी आएगा। इसलिए अकबर ने राजपूत नीति को जन्म दिया। तो एक इम्पॉर्टेंट बात था उसकी गौरवशाली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दूसरी बात था राजपूताना की भौगोलिक पृष्ठभूमि। राजपूताना की भौगोलिक पृष्ठभूमि को जब समझा जाएगा तो उसमें देखा जाता है कि जो ये राजपूताना का इलाका है वहाँ मरुस्थल, पहाड़ी इत्यादि का दुर्गम क्षेत्र है, जिसको आसानी से जीतना नामुमकिन है। ये अकबर भली भांति समझ चुका था। इसीलिए अकबर ने एक नीति अपनाया जिसके तहत कि वह सभी राजपूत शासकों को अपने अधीन कर सके और उसमें कम से कम युद्ध हो, कम से कम जो है खून बहे। इसीलिए अकबर ने इस पर ध्यान दिया भौगोलिक पृष्ठभूमि को देख करके कि हाँ, युद्ध से इतना आसानी से जीता नहीं जा सकता है, लेकिन अगर नीति अपनाई जाए, अच्छी नीति अपनाई जाए तो ये लोग अधीनता भी स्वीकार करेंगे और बाद में हमारे साम्राज्य को समर्थन भी करेंगे। और अक्सर सा यही हुआ। अकबर ने जो राजपूत नीति अपनाया, जिसको हम डिस्कस करेंगे, उससे राजपूत शासक इसके अधीन आए और जो नहीं आए उनके साथ मात्र युद्ध करना पड़ा और बाकी सारे राजपूत शासक अकबर के अधीनता को स्वीकार किए। तो राजपूत नीति क्या है आगे हम लोग देखेंगे। अभी इसका कारण देख रहे हैं। तो ये भौगोलिक पृष्ठभूमि था, क्योंकि अकबर को डर था कि दुर्गम क्षेत्र, पहाड़ी का क्षेत्र, मरुस्थल का क्षेत्र को जीतना इतना आसान नहीं है। राजपूतों की शौर्य, वीरता एवं स्वामी भक्ति, ये आप लोग भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। राजपूत अपने शौर्य, अभिमान, वीरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। वो निर्भीक रूप से युद्ध में भाग लेता है और जब तक जीवन रहता है तब तक दुश्मनों को दांत खट्टे करते रहता है। ठीक है, तो हार ना मानने की जो उसमें इच्छा शक्ति है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अकबर इस बात को समझता था कि राजपूतों की जो सेना है बहुत ही बलशाली और शक्तिशाली है, तो बेहतर होगा कि उनके साथ एक ऐसी नीति अपनाया जाए जिससे कम से कम जो है युद्ध लड़ना पड़े। ठीक है, तो राजपूत की शौर्य, वीरता और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राजपूत शूरवीर होते थे, अभिमानी भी होते थे, निर्भीक भी होते थे, साथ साथ वे स्वामी भक्त भी होते थे। तो ये अकबर के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट था कि अगर वो हमारे पक्ष में आ जाए तो हमारा जो है विश्वास पात्र बन सकता है। तो ये महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, नेक्स्ट, अकबर का जन्म जो है राजपूत राजा के ही हुआ था,
जैसा कि आप लोग जानते हैं अमरकोट का राजा बीरसाल के यहाँ अकबर का जन्म हुआ था, इसलिए अकबर को राजपूतों के प्रति कुछ सहानुभूति भी था। तो ये भी कारण था कि उन्होंने इस प्रकार की राजपूत नीति को अपनाया। ठीक है, नेक्स्ट, विदेशी शक्ति वर्सेस देशी शक्ति। आप जानते हैं कि जो अकबर के वंशज, अगर इनके दादाजी को देखा जाए तो बाबर आए भारत में। बाबर का जन्म भारत में नहीं हुआ था, ये देशी नहीं था, ये दूर से आए थे, मध्य एशियाई क्षेत्र से आए थे, आप फरगना को समझ सकते हैं, तो वहाँ से ये आए थे। तो अभी भी भारत के जो स्थानीय लोग थे, जो देशी लोग थे, ये समझते थे कि ये लोग विदेशी शक्ति है। और राजपूत का उस समय चहु दिशा में शासन था, तो राजपूत देशी शक्ति के रूप में था। और अकबर ये कतई नहीं चाहता था कि राजपूत की जो है गरिमा देशी शक्ति के रूप में उभरे और हम विदेशी शक्ति। इससे क्या होगा कि राजपूतों के प्रति सहानुभूति लोगों को ज़्यादा हो जाएगा और हमारा साम्राज्य क्या होगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये बहुत ही कूटनीतिक सोच था अकबर का कि किसी भी प्रकार से विदेशी शक्ति और देशी शक्ति के बीच में संघर्ष की जो संभावना था, इसको कम करने के लिए उन्होंने राजपूत नीति को अपनाया। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि राजपूत इजकल टू देशी शक्ति और विदेशी शक्ति इजकल टू मुगल सेना। ठीक है, तो इस प्रकार का यदि होता तो निश्चित रूप से जो स्थानीय लोग थे, जो देश के लोग थे, वो राजपूतों के पक्ष में जाते, जो कि अकबर के साम्राज्य के लिए विनाशकारी होता। तो ये अकबर समझ चुका था उस समय, इसलिए इस प्रकार की वो चीज़ें नहीं चाहता था कि विदेशी शक्ति और देशी शक्ति के बीच में क्या हो, संघर्ष हो। ठीक है, अकबर को यह भी पता था कि साम्राज्य अभी सुदृढ़ नहीं है, बाबर कम समय तक भारत में शासन कर सके। हुमायूं का जीवन भटकते हुए रहा, भटकाव में रहा और भटकाव में ही उनका जीवन का अंत हो गया। तो मुगल शासन अभी सुदृढ़ नहीं हुआ था और अकबर चाहता था कि मुगल सत्ता की सुदृढ़ता जो है प्रदान की जाए। और सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए निश्चित रूप से यहाँ पे अपना शक्ति को जमाना पड़ता, और शक्ति को जमाने में जो सबसे बड़ी बाधा था वो राजपूत थे। तो राजपूतों को साथ में लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यदि साम्राज्य की विस्तार और सुदृढ़ता की बात किया जाए तो बिना राजपूत के सहयोग से संभव नहीं था। ये अकबर भली भांति जानता था, इसलिए उन्होंने इस नीति को अपनाया। साथ में आप देखेंगे अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाया। आगे चल करके आप लोग जानते हैं कि दीन इलाही धर्म, जिसमें हर धर्मों के मूल जो बातें हैं उसको संग्रहित किया गया और ये प्रयत्न किया गया कि हर संप्रदाय और धर्म के लोगों को जो है अकबर के शासन में विश्वास हो। ठीक है, तो ये सारी जो कारण हम आज डिस्कस किए, इन्हीं सारे कारणों के वजह से अकबर ने राजपूत नीति को अपनाया। अभी तक हम लोग राजपूत नीति को नहीं समझे, व्हाट इज राजपूत नीति, ये नहीं समझे, लेकिन ये कारण थे। और अब समझेंगे व्हाट इज द राजपूत नीति। ठीक है, राजपूत पॉलिसी क्या था, पॉलिसी अगेंस्ट राजपूत। तो ये अब लोग अब समझिए कि राजपूत नीति को हम क्या कहते हैं, कैसे राजपूत नीति क्या था, क्या आधारित, किस पर आधारित था। तो मुख्य रूप से जो राजपूत नीति आधारित था अकबर के, वो 3 चीज पर आधारित था। पहला था युद्ध, दूसरा था विवाह और तीसरा था मित्रता। ये 3 बातें हैं जिससे कि राजपूत नीति, अकबर की राजपूत नीति तय होता था। अब देख लीजिए, युद्ध किस स्थिति में करता था वो, जब अकबर के साथ किसी राजपूत शासक के वैवाहिक संबंध नहीं होते थे या वो मित्र नहीं बन जाते थे। जब ये 2 चीज नहीं होते थे तो तीसरा ऑप्शन था उसका युद्ध, वो युद्ध करते थे और युद्ध जीत करके उस राज्य को अपने अधीन करते थे। तो युद्ध समझ गए। ये अभी भी आप लोग जानते हैं, विवाह एक ऐसी सामाजिक बंधन है जिससे एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ जाता है, सौहार्द उत्पन्न होता है। अकबर ने इस हथियार को अपनाया और राजपूत शासकों के यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे क्या हुआ कि बिना खून बहाए, बिना खर्च किए एक बड़ा सा उसको सेना और वहाँ का सहयोग अकबर को प्राप्त हुआ। तो ये उनकी नीति था। तो वैवाहिक संबंध स्थापित किए और साथ ही साथ मित्रता का संबंध भी स्थापित किए। तो अकबर की राजपूत जो नीति है वो 3, उनके आधार 3 हैं, युद्ध, विवाह और मित्रता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि अकबर की जो राजपूत नीति था वो मूल जो बातें हैं ये यहाँ पे निहित था। अब आगे चलकर हम देखेंगे किस प्रकार से वैवाहिक संबंध उन्होंने किया, पॉइंट वाइज देखेंगे आज अकबर के राजपूत नीति में। तो पॉइंट वाइज में वैवाहिक संबंध देखिए। वैवाहिक संबंध सबसे पहले आप जानते हैं आमेर के राजा भारमल, जिस समय अकबर जो है मुहिउद्दीन चिश्ती के दरगाह को दर्शन करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में भारमल आकर अकबर की अधीनता स्वीकार किया और अपनी पुत्री हरखाबाई या हीराबाई या तो जोधाबाई अपनी पुत्री का शादी अकबर के साथ किया, ठीक है। और इस प्रकार से भारमल अधीनता भी स्वीकार किया और उच्च मनसब भी प्राप्त किए जाकर अकबर के दरबार में। उस प्रकार से बीकानेर के नरेश ने भी अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। जैसलमेर नरेश भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया मुगल दरबार में अकबर के साथ। और ये देखिए भगवान दास की जो पुत्री था उसकी शादी सलीम के साथ हुआ, सलीम जो आगे चल करके जहांगीर बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए वैवाहिक संबंध था। अब नेक्स्ट में आप ये समझिए कि अकबर जो था राजपूत नीति के तहत इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को भी अपनाया। धार्मिक सहिष्णुता में देखिए जितने इन्होंने शादियाँ किया तो अपने पत्नियों को कभी भी ये कंपेल नहीं किया, मजबूर नहीं किया कि वह इस्लाम कबूल करे। पत्नियों को इच्छानुसार धर्म मानने की स्वतंत्रता दिया, ये बहुत बेहतर था। तो इससे क्या हुआ कि सौहार्द उत्पन्न हुआ, ठीक है, और जिससे कि राजपूतों में किसी भी प्रकार का जो है अभिमान चूर होने जैसी बातें नहीं आया। तो ये बहुत बड़ा बात था। दूसरी बात, खुद सम्राट हिंदू त्यौहार में भाग लेता था तो इससे और सौहार्द बढ़ा। हिंदू त्यौहार में भाग लेना, होली दिवाली में पार्टिसिपेट करना और लोगों को होली दिवाली अच्छे से मनाने देना, तो ये बहुत ही अच्छा सुखद संयोग था। आप दिल्ली सल्तनत में देखेंगे कि इस पर जो मुस्लिम शासक होते थे होली दिवाली हिंदुओं के त्यौहार पर बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण रखते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं उलट, तो ये बहुत बेहतर चीज़ था। उसके बाद देखिए हिंदू धर्म से संबंधित था तीर्थ यात्रा कर, जो कि हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एनवाइंग था, तो उसको जो है 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। जजिया कर जो लगता था उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि अकबर ने सौहार्द स्थापित करना प्रारंभ किया, ठीक है। साथ ही साथ 1578 ईस्वी में इबादत खाना में सभी धर्मों के लिए खोल दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इबादत खाना का जो स्थापना 1575 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और वो पहले सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए था, लेकिन आगे चलकर के क्या हुआ, सभी धर्मों के लिए 1578 ईस्वी में खोल दिया। और दीन या इलाही धर्म जिसकी चर्चा अभी तुरंत किए हैं, तो इन सारे हथियारों से अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया और यही धार्मिक सहिष्णुता का परिचय ने राजपूतों को अपने तरफ आकर्षित किया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजपूतों को उच्च मनसब दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजपूत स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वो किसी भी प्रकार से उस स्थिति में नहीं जी सकते थे जहाँ पे उनको सफोकेशन हो, जहाँ पे उनको ऐसा लगे कि उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा में आँच आए। तो अकबर इस बात को जानते थे, इसलिए उनको उच्च मनसब दिया। राजपूतों को उच्च मनसब प्राप्त हुआ। जैसे भगवान दास के बारे में आप जानेंगे, मान सिंह, टोडरमल, ये सबको, भारमल, ये सबको उच्च मनसब दिए। यहाँ तक कि ये मान सिंह तो अकबर का प्रधान सेनापति भी बना, ठीक है, और बताएंगे थोड़ा आगे इसमें। इसी प्रकार से आपको देखेंगे कि अकबरों को एक और राजपूतों को अकबर ने एक और बहुत ही बेहतर चीज़ उसके लिए सोचा। जैसे कि अकबर के अगर दरबार में वो यदि काम कर रहा था, तो हम अभी जागीरदारी और मनसबदारी नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बताऊं कि अगर कोई अधिकारी काम कर रहा है उसके दरबार में, तो उसके लिए उसको जागीर मिलता था। तो ये सम्राट का जागीरदारी तो राजपूतों को मिलता था क्योंकि उसके दरबार में काम कर रहा है। दूसरी बात, राजपूत जो शासक थे उसके अपने वतन जागीर भी थे। वतन जागीर इंपॉर्टेंट, इसको समझना। वतन जागीर का अर्थ होता है उनका अपना जागीर, जहाँ पे वो शासक थे। जैसे आमेर का राजा भारमल है, तो भारमल का तो आमेर में अपना क्षेत्र होगा, तो उसको वतन जागीर बोलेंगे। आमेर का क्षेत्र जो होगा भारमल के लिए, वो उनका वतन जागीर हो गया। तो वतन जागीर पर भी अधिकार इसको दिया, और सम्राट द्वारा दिए हुए जागीर तो उसको मिलेगा ही मिलेगा उसके सेवा के लिए। तो दो प्रकार का जागीर इसको मिल जा रहा था
किसको? राजपूतों को। तो ये तो ये आप स्पष्टता देख रहे हैं कि राजपूतों के लिए जो नीति अपनाया वो एक अच्छा नीति था, जिससे राजपूत भी खुश थे और राजपूत अपना जो है स्वाभिमान को भी बचा सकने में सक्षम हो रहा था इस नीति से। इसीलिए अकबर की राजपूत नीति ज़्यादातर सफल ही हुआ। समझ में आया? तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राजपूतों के शक्ति का प्रयोग। अकबर जानता था कि लोहे को लोहा काटता है, ठीक है। तो कुछ राजपूत जो थे वो अकबर की अधीनता कभी स्वीकार करना पसंद नहीं किए, जिसमें सबसे प्रमुख है मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जीवन काल में अकबर को यह मौका नहीं दिया कि संपूर्णतः वो मेवाड़ को जीत सके, ठीक है। अकबर के लिए यह सपना रह गया, मेवाड़ को संपूर्णतः वो जीत नहीं पाया अपने जीवन काल में। तो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जो था उनका राजपूतों में महाराणा प्रताप था। महाराणा प्रताप के साथ 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। उस समय अकबर बहुत ही कूटनीति से प्रधान सेनापति तो मान सिंह को ही बनाया। अब देखिए, महाराणा प्रताप राजपूत और मान सिंह भी राजपूत, हालांकि मान सिंह के साथ आसफ खान भी था, लेकिन मुख्य रोल जो है, मुख्य भूमिका मान सिंह निभा रहा था। तो आप समझ लीजिए, इस प्रकार से कई बार जो है राजपूत शासक के अगेंस्ट में राजपूतों का प्रयोग किया है अकबर ने। तो ये उनकी नीति था कि लोहा को लोहा ही काटता है, इसलिए इस प्रकार का नीति उन्होंने अपनाया। राजपूत शक्ति का प्रयोग राजपूत शक्ति के अगेंस्ट ही किया, ये उनकी नीति थी। उसके बाद ऐसा नहीं है, आप जितना सारा इनके पॉइंट्स को देखें, नीति को देखें, इसमें आपको लगा कि अकबर एकदम काफ़ी लिबरल था राजपूतों के लिए, राजपूत को खुश करना चाहता था, तुष्टिकरण करना चाहता था। तो यह आप ये समझने की भूल कभी नहीं करना है, अकबर तुष्टिकरण की नीति को निश्चित रूप से नहीं अपनाया था। हाँ, वो वहाँ तक राजपूतों की मर्यादा और उसकी शान शौकत को रखने का मौका दिया जहाँ तक कि अकबर के साम्राज्य को किसी भी प्रकार का चैलेंज न मिलता हो। और यदि चैलेंज और चुनौती की समस्या आया तो अकबर निर्भीक रूप से उस प्रकार के डिसीजन को वो पलट दिए। तो उसमें आपको कुछ उदाहरण मिलेंगे, जैसे कि देखिए, राजपूत पर नियंत्रण करने के लिए हर राजपूत शासक जो था अपने हिसाब से सिक्के चलाते थे। अकबर ने इसको मना कर दिया कि कोई भी राजपूत शासक अपने सिक्के नहीं चलाएंगे, वहाँ चलेगा शाही सिक्का। शाही सिक्का मतलब मुगल सिक्का, समझ गया? तो ये एक प्रकार, देखिए, एक प्रकार का क्या था, नियंत्रण था। उस प्रकार से दूसरा अगर देखा जाए तो कुछ जो है, जैसा मैं पहले ही बताया कि जो राजपूत नीति था, अकबर की राजपूत नीति से कई राजपूत शासक प्रभावित हुए और स्वतः ही मित्रता की हाथ बढ़ाया, और कुछ ने अधीनता स्वीकार कर लिया। कुछ लोगों ने अधीनता बिल्कुल स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। तो जो कुछ लोग अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, उसके साथ युद्ध किया गया। जैसे कि एग्जाम्पल में मेवाड़ ले लीजिए, ठीक है, सुरजनहाड़ा के साथ भी युद्ध ले लीजिए। तो ये सब के साथ युद्ध हुआ और उसको युद्ध करके अपने अधीन किया। तो ये राजपूतों पर नियंत्रण का एक तरीका था अकबर का, ठीक है। अभी तक आप लोग जो है 2 खंड को समझ चुके हैं कि राजपूत नीति के कारण क्या थे और राजपूत नीति था क्या, ठीक है। अब हम समझेंगे उसका प्रभाव क्या हुआ, राजपूत नीति का प्रभाव क्या हुआ। प्रभाव में देखिए, राजपूत मुगल साम्राज्य का ढाल बन गया। जैसा कि आप समझ रहे हैं, जहाँ जहाँ लगा अकबर को किसी भी प्रकार का समस्या आएगा, वहाँ पे राजपूत ढाल बना, अन्य अकबर की रक्षा के लिए रेडी रहा, ठीक है। जैसे कि आप महाराणा प्रताप के अगेंस्ट में मान सिंह को देख लीजिए। यूसुफजाई जनजाति की जो विद्रोह हुआ था, वहाँ पे बीरबल गया था। टोडरमल भी कई बार जो है सेनापति का रोल भूमिका निभाया। तो इस प्रकार से अकबर का ढाल जो है राजपूत लोग बन गए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हुआ, सांस्कृतिक समन्वय हुआ। जैसा कि आप देखते हैं, जब वैवाहिक संबंध और मित्रता होता है तो एक दूसरे के संपर्क में लोग आते हैं, और अकबर ने कभी भी किसी भी प्रकार का धार्मिक जो है कट्टरता नहीं दिखाया, लोगों को अपने हिसाब से जीने और रहने का मौका दिया। इससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम की जो सांस्कृतिक विचारधारा और कल्चर जो था वो आपस में मिल गया, दोनों में समन्वय स्थापित हुआ। ये बहुत ही पॉजिटिव और ये कह सकते हैं कि सकारात्मक पहलू हुआ अकबर के राजपूत नीति का। उसके बाद ये भी बहुत ही पॉजिटिव हुआ, चूँकि राजपूत जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हो सकता था अकबर का, वो जब उनका मित्र बन गया तो स्वाभाविक रूप से देश में शांति व्यवस्था आया और देश को स्थायित्व प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ चूँकि राजपूत एक बहुत बड़ा शक्ति भी था,
तो उनके सहयोग से अकबर जो है साम्राज्य विस्तार भी बड़े पैमाने पर किया। तो ये बहुत ही फ्रूटफुल इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। प्रभाव को समझेंगे और भी ज़्यादा मजा आएगा। तो सांस्कृतिक समन्वय समझ गए और ये समझ गए शांति व्यवस्था कैसे आया, स्थायित्व कैसे आया, साम्राज्य का विस्तार क्यों हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, एक बड़ी सेना को बनाने में, एक विशाल सेना का निर्माण और वो भी साहसी और निर्भीक सेना का निर्माण में बहुत खर्च होते हैं। अकबर को बिना खर्च किए राजपूतों की विशाल एवं निर्भीक साहसी सेना मिला, क्योंकि अकबर क्या क्या राजपूत नीति अपनाए और उस राजपूत नीति में राजपूत शासक जो उनके अधीनता स्वीकार किए, उसके सेना भी उसके अधीन में आए और उसका इस्तेमाल वो आगे किए। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें कुछ अगर देखा जाए, अगर आलोचनात्मक तथ्य को देखा जाए तो इसमें निश्चित रूप से कुछ हद तक राजपूतों की गरिमा नष्ट हुआ, राजपूतों का जो प्रतिष्ठा धूमिल हुआ। निश्चित रूप से राजपूतों की कुछ हद तक प्रतिष्ठा धूमिल हुआ, लेकिन यहाँ कहना यह बहुत ही प्रासंगिक है कि जिस समय मुगल सत्ता भारत में शासन कर रही थी तो कई जगहों पर मंदिर तोड़े गए, धार्मिक स्थलों का विनाश किया गया। और वैसे में यदि राजपूत मुगल सत्ता का पार्ट नहीं होता तो शायद और भी मंदिर तोड़े जाते और उन मंदिरों का पुनः निर्माण नहीं हो पाता। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि आप मान सिंह का नाम सुने हैं। मान सिंह ने मंदिरों की भरपूर रक्षा किया। आप दिल्ली सल्तनत में देख लीजिए, जब दिल्ली के सुल्तान मंदिर को तोड़ते थे और धार्मिक स्थल को विध्वंस करते थे तो उनकी रक्षा के लिए कोई नहीं था। राजपूत नीति ने अकबर के दरबार में ही राजपूतों का एक दल खड़ा किया था जिन्होंने हिंदू मंदिरों की रक्षा करने के लिए भी प्रतिबद्ध था। मान सिंह ने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को भी तोड़ने से रोका और जहाँ जहाँ मंदिर तोड़े गए वहाँ वहाँ मंदिर मान सिंह बनवाए। तो ये स्वाभाविक रूप से आप देख सकते हैं कि एक हिंदुओं के लिए और राजपूतों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी बात था कि राजपूत अकबर के दरबार में था, जिससे कई मंदिर की रक्षा हो पाया और कई मंदिर जो तोड़े गए थे उनका पुनः निर्माण हो पाया और उसका जो प्रमुख श्रेय जाता है वो मान सिंह के पास जाता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को देखने के बाद यदि किसी देश में शांति व्यवस्था हो, यदि किसी देश में अस्थायित्व हो तो वहाँ का वाणिज्य व्यापार कैसा होगा, वाणिज्य व्यापार में भी विकास होगा। तो यहाँ पे वाणिज्य, इसके समय में अकबर के समय में वाणिज्य व्यापार में भी क्या हुआ, विकास हुआ, जिसमें कि राजपूत के साथ नीति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो इस प्रकार से मित्रों हमको लगता है पूरा बात समझ में आ गया होगा कि राजपूत नीति के कारण क्या थे, राजपूत नीति क्या था, ठीक है, और उनके प्रभाव क्या हुए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है आप कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।